Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 5 of your accountancy book from question number 51. So let's get started. Om and Shiv are partners in a firm sharing profits equally. तो इन दोनों पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1 है. आपको बैलेंस शीट गिवन है. बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अमाउंट गिवन है. वो बोल रहे हैं कि अमाउंट 12,000 जो कि मोहन से आना था उसको अब रिटर्न ऑफ करना है, इज़ टू बी रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल, तो कि अब वो नहीं आने वाला. ठीक है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन रिमेनिंग डेटर्स इज़ टू बी मेंटेन एट द करंट रेट. मतलब कि अभी जो रेट है ना, आप क्या करोगे, देखो डेटर्स में से कम हुआ है अमाउंट, कितना अमाउंट कम हुआ है 12,000 का, तो कि अब जो मोहन एक डेटर था उससे 12,000 जो पहले आने वाले थे वो अब रिसीवेबल नहीं है, तो वो क्या बन गए, वो बैड डेब्ट्स बन गए और उन बैड डेब्ट्स को आपको रिटर्न ऑफ करना है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाए ही बैड डेब्ट्स के लिए चाहते हैं कि कोई भी बैड डेब्ट्स होंगे तो पहले हम उसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में से रिटर्न ऑफ कर लेंगे और फिर बाकी काम उसको लॉस दिखा देंगे. तो एज सच इस केस में भी यही होगा कि मोहन एक डेटर था, उससे 12,000 आने वाले थे पर अब वो बैड डेट बन गए हैं, उसे रिटर्न ऑफ करना है. बाकी का जो प्रोविजन बनाओगे रिमेनिंग डेटर्स पे वो करंट रेट पे ही रहेगा. अब मेन सबसे पहला डाउट इसके अंदर ये आता है कि हमें तो रेट भी नहीं गिवन ना इस क्वेश्चन में, ये भी नहीं बताया हुआ कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने रेट पे आपने निकाला है, ये भी नहीं पता, तो ये भी खुद निकालना है और बाकी के बचे हुए डेटर्स पे प्रोविजन वो भी आपको निकालना है. तो देखिए किस तरीके से होगा ये. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एग्जिस्टिंग हम प्रोविजन पहले निकाल लेते हैं डाउटफुल डेब्ट्स पे. देखो डेटर्स भी आपको बैलेंस शीट में जो है बताए गए हैं कि 1,50,000 के हैं और साथ ही साथ में आपको बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का अमाउंट भी 15,000 का बताया गया है. तो यहाँ पे लॉजिक यूज़ करेंगे, कोई ऐसा सच फॉर्मूला नहीं है जिससे आप रेट निकाल लोगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की क्या रेट था स्टूडेंट, इसीलिए वी हैव टू यूज़ द लॉजिक हियर. तो डेटर्स आपके पास 1,50,000 थे, राइट. उस पर कोई ना कोई रेट लगा होगा, X% मान लेते हैं, और उसको लगाने के बाद आपके पास यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15,000 के बन रहे होंगे. यही करते हैं कि जितने भी डेटर्स हैं जो कि आपको यहाँ पे 1,50,000 के बताए गए हैं, तो ये डेटर्स पे कोई ना कोई रेट लगाया होगा और वो रेट लगाने के बाद आपके पास प्रोविजन का अमाउंट आ गया होगा. तो अब आप इसे निकाल लीजिए, सिंपली उधर ले जाइए और इसको कैंसिल आउट करिए, तो एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 10% आ गई. मतलब क्या रेट था वो, 10% था. अब आपको क्या करना है, न्यू प्रोविजन निकालना है. न्यू प्रोविजन किस तरीके से निकाला जाएगा, देखो जो 1,50,000 के डेटर्स थे उसमें से 12,000 ख़त्म हो गए क्योंकि वो बैड डेब्ट्स बन गया मोहन का, अब वो वाला अमाउंट नहीं आना, तो पहले आपने डेटर्स में से उतना कम कर दिया क्योंकि अब सिर्फ रिमेनिंग डेटर्स पे ही प्रोविजन बनाया जाएगा. और स्टूडेंट कितने परसेंट पे बनाया जाएगा, 10% पे, जो आपने अभी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13,800 का अमाउंट आ गया. तो ये आपके पास न्यू प्रोविजन निकल के आ गया, ये आपके पास ओल्ड प्रोविजन था. डेटर्स पहले इतने थे और अब कितने रह गए हैं, अब रह गए हैं 1,38,000 के. ठीक है, इतना हो गया. अब क्या करोगे, अब आपको वो ये बोल रहे हैं कि ये अमाउंट बताओ जो कि आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालने वाले हो, वो भी आपको यहाँ पे बताना है. तो वो भी हम यहाँ पे उनको कैलकुलेट करके दिखाने वाले हैं. तो देखो किस तरीके से करेंगे. पहले आप देखो ओल्ड प्रोविजन कितना है, 15,000 का है. ठीक है, और इसी में से आप बैड डेब्ट्स को सेट ऑफ करोगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा ऐसा ही करते हैं कि जो प्रोविज़न बनाया जाता है वो बैड डेब्ट्स को रिटर्न ऑफ करने के लिए ही बनाया जाता है. तो पहले प्रोविज़न में से बैड डेब्ट्स हटा दो. आपके पास इट मीन्स क्या हुआ कि पिछली बार आपने प्रोविज़न ज़्यादा बनाया था और बैड डेब्ट्स कम आए हैं, तो अच्छी बात है, कोई लॉस नहीं हुआ. अब क्या हुआ, ये इतना बचा. वो बोल रहे हैं आपको इतने बनाने हैं, इतना आपके पास अभी बच गया है, तो और कितना बनाना पड़ेगा. देखो ये आपके पास अभी रह गया और होना इतना चाहिए, तो हमें और कितना चाहिए वो हमें पता लगाना होता है. तो 13,800 तो अभी आपके पास रह गया है, बनाना है, और 3,000 रह गया है, तो और कितना चाहिए, 1,0800 चाहिए. ये वो अमाउंट है जो कि उन्होंने हमसे पूछा था कि बताओ कि आपको और कितना प्रोविजन चाहिए. तो वो इस तरीके से आया. दोबारा सुन लो, ये प्रोविजन था, इसमें से आपने पहले बैड डेब्ट्स हटा लिए, जो भी बैड डेब्ट्स हुए हैं, जो कि हमेशा ऐसा ही किया जाएगा, प्रोविजन में से बैड डेब्ट हटाए जाएंगे. अब आपके पास इतने रह गए हैं, ये लेफ्ट मतलब इतने रह गए हैं, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम सेम रेट के अकॉर्डिंगली देखें, उन्होंने यही बोला कि सेम रेट पे बनाओ और रिमेनिंग डेटर्स पे बनाओ, तो इतने होने चाहिए, रह इतने गए हैं तो और इतने चाहिए. अगर इसकी जर्नल एंट्री करके देखें तो क्या होगी, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। एक चीज़ तो क्लियर है कि एक ना एक जगह तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज़ होना था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप क्रेडिट करोगे और कितने अमाउंट से करोगे 10800। गलती मत करना यहाँ पे 13800 लिखने की, क्योंकि 3000 ऑलरेडी है, अभी आपको बढ़ाना सिर्फ 10800 ही है, इसलिए मैंने यहाँ अमाउंट 10800 लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। राम एंड श्याम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो राम और श्याम की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1 है। मोहन वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स। मोहन को कितने शेयर के लिए एडमिट किया है? 1/3। ऑन द डेट ऑफ मोहन एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम शोड जनरल रिजर्व ऑफ 2,50,000 एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन द P&L अकाउंट। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व से पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस इन P&L अकाउंट मतलब वो भी क्या है? प्रॉफिट है। तो दोनों चीज़ों से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। तो देखो किस तरीके से होगा कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। और देखो यहाँ क्या है? P&L अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे मैंने दोनों पार्टनर्स के अकाउंट लिख दिए, राम कैपिटल अकाउंट एंड श्याम कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से सुनो, देखो आपको क्या बोला हुआ था कि P&L अकाउंट जो है उसका क्रेडिट बैलेंस गिवन है, आपको ये चीज़ें अब ख़त्म करनी है, पार्टनर्स में बांट देनी है। तो अगर उसका आपको स्टूडेंट क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो आप डेबिट करके ही उसे ख़त्म कर सकते हो। जनरल रिजर्व का अगर और कुछ नहीं समझ आ रहा तो इतना तो पता है कि जनरल रिजर्व से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, है ना, और P&L के क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट से भी बढ़ेगा। तो दोनों केसेस में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना है। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाने के लिए आप उसे क्रेडिट करेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर ये चीज़ पता है तो ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। और क्रेडिट बैलेंस हमेशा P&L अकाउंट का प्रॉफिट होगा और डेबिट बैलेंस लॉस होगा। तो आप नरेशन में लिख देंगे कि बीइंग जनरल रिजर्व एंड P&L credited to partners अकाउंट। और अमाउंट किस तरीके से आएगा? देखो 2,50,000 का जनरल रिजर्व था और 50,000 का P&L, ठीक है। तो दोनों पार्टनर्स को मिल जाएगा, राम को 2 लाख का अमाउंट मिल जाएगा और श्याम को 1 लाख का अमाउंट मिल जाएगा। 53 क्वेश्चन। X and Y आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो X और Y की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। 1 अप्रैल 2022 में उन्होंने Z को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, ओके। अब क्या हुआ? जब उन्होंने एडमिट किया तो आपको जनरल रिजर्व गिवन है, डेबिट बैलेंस गिवन है, आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। तो देखो स्टूडेंट जनरल रिजर्व तो एज इट इज़ जैसे आपने ऊपर किया वही करोगे, पार्टनर के बैलेंस को क्या कर दोगे? आप क्रेडिट कर दोगे, बढ़ा दोगे जनरल रिजर्व से। पर एक डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपको P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है, इट मीन स्टूडेंट ये लॉस गिवन है, ठीक है ना। तो लॉस से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा, ये ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट देखो लास्ट टाइम तो क्या था कि दोनों से ही कैपिटल अकाउंट बढ़ रहे थे, तो हमने दोनों को मिला के एक ही एंट्री कर दी। बट इस बार एक से बढ़ रहा है, एक से कम हो रहा है, तो आपको दो एंट्रीज करनी पड़ेंगी। फर्स्ट एंट्री हम जनरल रिजर्व वाली कर देते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट एंड टू Y कैपिटल अकाउंट। तो जनरल रिजर्व आपको 1,50,000 का गिवन है, ये दोनों पार्टनर्स में बांट दो। X को मिल गया 90,000 और Y को मिल गया 60,000 का अमाउंट, ठीक है। और नरेशन सिंपल सी आ जाएगी, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। इसके बाद नेक्स्ट में क्या हुआ है कि X और Y का कैपिटल अकाउंट कम होगा, क्योंकि लॉस से तो कम ही होना है। तो X का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट और Y का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट किस चीज़ से हुआ? P&L अकाउंट से। लॉजिक दोनों तरफ से समझिए, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट लॉस से कम होंगे तो आपने डेबिट किया, और P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है, ख़त्म करने के लिए क्रेडिट ही करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से आपको पता होना चाहिए। तो कितना कितना आ जाएगा? X के 12,000 और Y के 8,000, टोटल 20,000 का फिनिश हो गया, है ना। तो बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ P&L डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो जब भी डेबिट होगा तो लॉस और क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 54, अलग अलग पार्ट्स हैं, एक एक करके सारे पार्ट्स देखेंगे। पहले ए वाला, XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2।
एक्स, वाई और जेड की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2 है। डब्ल्यू को कितने शेयर के लिए लेके आए हैं, 1/6 शेयर के लिए लेके आए हैं। बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ें गिवन है। जनरल रिजर्व गिवन है, क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। कंटिजेंसी रिजर्व गिवन है, क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। P&L अकाउंट लाइबिलिटी साइड पे गिवन है, इट मीन्स क्रेडिट बैलेंस है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का एसेट साइड पे लिखा है, डेबिट बैलेंस है, इट मीन्स इससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा। समझ आ गया। अब इन सब की एंट्री कर देते हैं। तो देखिए किस तरीके से होगी। ए वाले की अगर हम बात करें तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट एंड 2z कैपिटल अकाउंट। देखो 36,000 का जनरल रिजर्व गिवन था, 6,000 का कंटिजेंसी रिजर्व आपको गिवन है और आपको 18,000 का P&L अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस गिवन है। देखो लाइबिलिटी साइड इट मीन्स वो क्रेडिट बैलेंस ही हुआ। तो एक्स के अकाउंट में 30,000 आ जाएगा, वाई के अकाउंट में 18,000 आ जाएगा और जेड के अकाउंट में 12,000 का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व या फिर लॉसेस कहा जाता है। तो ये प्रॉफिट्स है तो कि इससे कैपिटल अकाउंट बढ़ रहे हैं। तो बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 5:3:2 की रेशियो में। तो कि तीनों चीज़ों से ही कैपिटल अकाउंट बढ़ाने ही थे तो हमने एक ही एंट्री यहाँ पे करके दिखा दी। बट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो अलग है, उससे तो कैपिटल अकाउंट कम होगा तो उसकी एंट्री हमें अलग करनी पड़ेगी। तो उसको हम बी पार्ट मत डालें, वो तो अलग है। तो ये 1 और ये 2 पॉइंट ले लीजिए, ठीक है ना। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ जाएगा। तो देखो क्या आएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, राइट। तो देखो 12,000 एक्स के अकाउंट में, 7,200 वाई के और 4,800 जेड के अकाउंट में आ जाएगा। टोटल 24,000 का था ये। तो आपने लिख दिया कि बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, राइट। बी वाला पार्ट देखिए, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 72,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। जब कोई क्लेम नहीं है तो रिजर्व पार्टनर्स में चला जाएगा। नेक्स्ट में वो बोल रहा है कि रिजर्व है बट इस बार क्लेम भी है, तो पहले रिजर्व से क्लेम को सेट ऑफ कर लेंगे, बाकी का पार्टनर्स में डाल देंगे। फिर एक क्वेश्चन उन्होंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का दे दिया, मार्केट वैल्यू बता दी है, बुक वैल्यू बता दी है, पार्टनर्स बता दिए हैं, ठीक है। फिर आपको वो जनरल रिजर्व कह रहा है और वो ये कह रहा है कि 20% जनरल रिजर्व का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डाल देना। तो ठीक है, हम एक एक करके सारे पार्ट्स की एंट्रीज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बी वाला केस देखो, उसमें क्या बोला है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का आपको बैलेंस गिवन है, उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है। तो पूरा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है अकाउंट डेबिट, वो सीधा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स को मिल जाएगा। तो 2x कैपिटल अकाउंट एंड 2y कैपिटल अकाउंट। लाइबिलिटी बैलेंस है, ख़त्म करने के लिए डेबिट करोगे, या फिर ऐसे समझ लो कि एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट इससे बढ़ जाएगा, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। रिजर्व 72,000 का गिवन है, एक्स को भी 36,000 मिल गया और वाई को भी 36,000 का अमाउंट मिल गया। तो बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। सी वाले केस में क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ही गिवन है, बट इसके अगेंस्ट पहले आप क्या करोगे कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। तो 72,000 का था, इसके अगेंस्ट क्लेम 48,000 का था। तो एंट्री तो सेट ऑफ नहीं हो रही, कितना बच गया अभी, 24,000। तो वो किस में चला जाएगा, एक्स के अकाउंट में चला जाएगा और वाई के अकाउंट में चला जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने 4th चैप्टर में सीखी हैं। एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी आपको दे दिया यहाँ पे, है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब हम वहाँ पे सीख चुके हैं। तो जब कुछ भी क्लेम नहीं होगा तो पार्टनर्स में डाल दो, क्लेम है तो पहले क्लेम को सेट ऑफ कर लो, बाकी का बचा हुआ पार्टनर्स में डाल दो, और कुछ भी नहीं बचा तो कोई बात नहीं। तो फिर से यही हुआ कि बीइंग
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रीटेड, सिर्फ ये लिख दो, पूरा लिखने के बजाय कि पहले हमने उसे सेट ऑफ किया देन डिस्ट्रीब्यूट किया, सिंपली इट इज़ ट्रीटेड। केस डी की बात करें स्टूडेंट, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, तो वो देख लीजिए 10,000 से वैल्यू कम हो गई है। देखो आपने 1,20,000 की अपनी बुक्स में रिकॉर्ड की हुई है, पर मार्केट में उसकी वैल्यू 1,10,000 की हो चुकी है, मतलब 10,000 से कम हो चुकी है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हुआ, इसको पहले मैंने 2 इन्वेस्टमेंट किया है और बाकी का मैंने 2x कैपिटल अकाउंट एंड 2y कैपिटल अकाउंट किए। अब ये समझिए, देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया ही इसलिए जाता है कि इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन होती है उनको ट्रीट करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, एसेट है, कम करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और बाकी का जो बच गया वो कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली पार्टनर्स के पास ही जाएगा। तो 24,000 का आपके पास रिजर्व था, पर इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 से कम हुई। कैसे आया 10,000, 1,20,000 माइनस में 1,10,000 गिव्स यू 10,000, और बाकी का आपने पार्टनर्स में डाल दिया 14,000, 7,000 दोनों को मिल गया। और लास्ट वाली एंट्री में तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखो क्या है, देखो आपको इतना तो पता है कि जो जनरल रिजर्व है उससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, तो आपको 2x और y लिखना है। बस ये करो कि जनरल रिजर्व का एक छोटा सा पार्ट लेके ना आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डाल दो। उन्होंने यही तो बोला है, बस डाल दो। बाकी का जो बचा वो जैसे आप करते हो ट्रीटमेंट वैसे ही करो, थोड़ा x कैपिटल अकाउंट में जाएगा और थोड़ा y के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो देखो टोटल जनरल रिजर्व 4,800 का था। वो बोल रहे थे कि जनरल रिजर्व का कितना परसेंट डालेंगे, 20%, मतलब कि 4,800 का 20% जो है वो आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डाल दो, और बाकी का जो बचा वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। तो कर दिया है ना। तो आपने क्या लिखा कि बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, दैट्स इट। कितना इजी क्वेश्चन है। 55th क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का दे दिया मुरारी और वोरा का, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, P&L अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू गिवन है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी गिवन है, न्यू पार्टनर कृष्णा को आप 1/5 शेयर के लिए लेके आ रहे हो, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे क्लेम भी बता दिया है, आपको एंट्रीज करनी है। मतलब स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन में सब कुछ इंक्लूड कर दिया, सब कुछ आ गया। ठीक है, आपको बस ध्यान इस चीज़ पे देना है कि किन किन चीज़ों का ट्रीटमेंट अलग से करने की ज़रूरत है, उसकी हम अलग एंट्री कर देंगे, और जिन जिन चीज़ों से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा उसकी आप एक एक एंट्री करते जाओगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं केस ए की। फर्स्ट एंट्री देखो, जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व हो गया, ठीक है। और अभी आपको मैंने पीछे बताया था कि P&L अकाउंट अगर लाइबिलिटी साइड पे गिवन हो, मतलब अगर उसका क्रेडिट बैलेंस हो तो वो प्रॉफिट होगा, तो P&L अकाउंट हो गया। इन तीनों चीज़ों से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कैपिटल अकाउंट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट किया जाएगा। तो जनरल रिजर्व आपको 30,000 का गिवन था, 2,700 का कंटिजेंसी रिजर्व आपको गिवन है, और 18,000 का P&L अकाउंट का बैलेंस गिवन है। तो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 30,420 मुरारी के अकाउंट में, और वोरा के अकाउंट में 10,140 चला गया। तो सिंपल सी नरेशन आती है, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है ना, एक एक लिखोगे, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, P&L अकाउंट, उसकी जगह एक वर्ड का यूज हो जाता है, दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद और क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसका क्या है, हमें पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, देखो आपने इन्वेस्टमेंट अपनी बुक्स में 1,20,000 की रख रखी है, बट अब उसकी मार्केट वैल्यू कम हो चुकी है, 1,14,000 की हो चुकी है, 6,000 से कम हो चुकी है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पहले आप इन्वेस्टमेंट को सेट ऑफ करोगे, और जो बाकी का बचेगा वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे। तो टू मुरारीज कैपिटल अकाउंट एंड टू वोरा कैपिटल अकाउंट। तो जैसे कि मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए ही बनाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 9,000 का था, इन्वेस्टमेंट 6,000 से कम हो रही है, कैसे आया ये 6,000, 1,20,000 में से 1,14,000 को माइनस कर दिया, इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई है, और जो बचा उसको अपने पार्टनर्स में बांट दिया, 1,800 इसके पास और 1,200 इसके पास। तो आपने लिख दिया कि बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड और ट्रीटेड एज यू वांट, यू कैन राइट।
अब इसके बाद स्टूडेंट हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी पार्टनर्स में डायरेक्टली नहीं बांट सकते, उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि उससे पहले कुछ क्लेम हो रहा है वो जाएगा। तो देखो 7200 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था और उन्होंने आपको बोला है कि जो क्लेम है वो 900 का हुआ है, तो अभी तो बच गया, तो जो बच गया है वो पार्टनर्स में डाल दो। नहीं बचा होता तो कुछ नहीं लिखेंगे, बच गया है तो पार्टनर्स में डाल दो और इससे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। तो बढ़ाने के लिए यहाँ पे भी क्रेडिट किया है, यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट कर दीजिए 3780 एंड 2520, राइट। तो क्या आ गया कि बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, हो गया इतना, ठीक है। एक चीज़ और क्या रह गई, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस से स्टूडेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम होगा, तो इसकी भी हमें अलग एंट्री करनी पड़ेगी। मुरारीज कैपिटल अकाउंट एंड बोरास कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा और इससे हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को ख़त्म कर लेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, बट डेफर्ड वर्ड से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, वो सिर्फ एक वर्ड लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो मुरारी के अकाउंट में 3600 चला गया और वोरा के अकाउंट में 2400 चला जाएगा और टोटल कितना बता रखा है आपको 6000 का, है ना। तो क्या आ गया, बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो बस क्या किया, हर चीज़ का ट्रीटमेंट पता था, बस ध्यान से एंट्री करनी है, अमाउंट ध्यान से लेना है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बहुत ध्यान से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। देखो स्टूडेंट बी पार्ट में क्या बोला है, बी पार्ट थोड़ा सा अलग है। देखो ए बी सी की आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताई है, वो डी को ले आए हैं, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बताई गई है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बताई गई है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि वो इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, बट सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री करके और बुक वैल्यू का इफेक्ट नहीं करेंगे। आपको जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो पार्टनर के करंट अकाउंट के थ्रू करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, ऐसा क्वेश्चन हमने चैप्टर 4 में भी देखा था, जब भी आपको क्वेश्चन में ये बोला हो कि आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के टाइम पे हम कौन से रेशियो का यूज़ करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। दैट्स वाई आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन है, ठीक है ना, दैट इज 6:3:1, और न्यू रेशियो भी आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, दैट इज 3:3:1। अब हम इसका यूज़ करके सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। 6/10 में से 3/10 लेस करिए, है ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे ना हम यहाँ पे, तो 3/10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3/10 माइनस 3/10 करेंगे तो 0 आ जाएगा। देन 1/10 माइनस 3/10 करेंगे तो 2/10 आएगा, बट वो नेगेटिव में आएगा। एंड देन यहाँ पे तो 1/10 ही था, तो ये तो अल्टीमेटली गेन ही कर रहा है, तो आपको पता ही है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो पॉजिटिव आंसर है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, और यहाँ पे नो सेक्रीफाइस और गेन, और ये भी गेन कर रहा है। क्या अमाउंट पे गेन कर रहा है वो कैसे आएगा, अब वो देखिए। देखो स्टूडेंट ऐसे में क्या करा जाता है, देखो कुछ आपको जनरल रिजर्व गिवन है, ठीक है, कितने का गिवन है, 1,50,000। फिर आपको कंटेंजेंसी रिजर्व गिवन है, ठीक है, वो कितने का गिवन है, 60,000। देन P&L अकाउंट का बैलेंस गिवन है, वो भी क्रेडिट गिवन है, तो क्रेडिट से कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा 90,000 से, तो ये प्लस करके आ गया 3 लाख। लेस करेंगे इसमें से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, वो कितने का गिवन है, 1,20,000। बचा कितना, 1,80,000, जो कि आपके पास यहाँ पे फाइनल अमाउंट निकल के आया है। अब बात आती है कि क्यों किया गया है। देखो ये जो तीनों चीज़ें हैं जो मैंने प्लस की है ना, इससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होता है। तो उनको सेट ऑफ करके मैंने एक ही अमाउंट निकाल लिया, जो कि अल्टीमेटली यही होता है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि आप एक एडजस्टिंग एंट्री पास करो, तो आप प्लस माइनस करके एक फाइनल अमाउंट निकाल लोगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ना ही ओल्ड रेशियो में ना ही न्यू रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में हमेशा। तो वही यहाँ पे भी मैं करने वाली हूँ, मैं इस फाइनल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में, प्लस में वो जिससे कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे और माइनस में वो जिससे कैपिटल अकाउंट कम होंगे, ठीक है ना। तो अब जो ये 1,80,000 आया है उसको अब आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे, यहाँ पे 1,80,000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास अमाउंट आ जाएगा 54,000 का। सेक्रीफाइस कर रहा है तो क्रेडिट बैलेंस जाएगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ पे भी 1,80,000 ले लो, 36,000 का अमाउंट आ जाएगा। गेन कर रहा है तो डेबिट बैलेंस होगा, और यहाँ पे भी 1,80,000 कर लो, ठीक है ना, तो 18,000 का अमाउंट आ जाएगा। गेन कर रहा है तो डेबिट बैलेंस होगा। कर लिया आपने सब कुछ, बस एंट्री करनी है।
तो कैसी होगी एंट्री, कौन कौन से पार्टनर गेन कर रहे हैं? देखो, एक तो आप केस बी की बात कर रहे हो और यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रही हूँ, सीज करंट अकाउंट डेबिट, डी करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ए करंट अकाउंट। अब देखो स्टूडेंट, रीज़न ये है यहाँ पे करंट अकाउंट यूज़ करने का, क्योंकि क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि आपको करंट अकाउंट के थ्रू ये एडजस्टमेंट करनी है। तो सी का करंट अकाउंट का अमाउंट हमने 36,000 निकाला, डी का 18,000 निकाला है और ए का 54,000 निकाला है। स्टिल कोई डाउट होता है, एक बार पीछे करिए वीडियो को और जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे आज के क्वेश्चंस जो भी हमने डिस्कस किए, बहुत इजी थे। और अगर आपको 4th चैप्टर आता है तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे, है ना। स्टिल कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ पूछनी है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।